हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, है ना। क्योंकि 1 अगस्त को परीक्षा है समीक्षा अधिकारी की और 13 जून को पीसीएस की परीक्षा है, इसलिए बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिएगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जो भी मेहनत करें वो ईमानदारी से आप करें, ठीक है। घंटे जो मैंने बताए थे, घंटे काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप समर्पण के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप 6 घंटे 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत बुराई नहीं है और इतने में ही आप परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है। भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम लोग पढ़ चुके थे। एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये उसका दूसरा लेक्चर है। तो ये दोनों लेक्चर में आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा भी ज्योग्राफी में जो भी बची हुई चीजें हैं जल्दी समाप्त करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको हम वीकली देने लगे हैं और जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम जल्दी, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी समाप्त कर दी जाएगी, जिससे आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो उससे देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। डेली 10 क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं, उनको आप हल करिए, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही होगा, एसबी एजुकेशन है। क्या नाम है? एसबी एजुकेशन, ठीक है। ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप डालेंगे एचपी एजुकेशन तो लोगों में एक पेड़ लगा हुआ है जो अपने चैनल पर लगा है, उसको आपको डाउनलोड करना है और इसी पर आपको सभी जीएस और हिंदी के सभी नोट्स भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। बस नोट्स तैयार हो रहे हैं, उनकी फिनिशिंग बाकी है और हमारे वो चूंकि खुद के नोट्स हैं उनको अपडेट करवा रहा हूं, कहीं कोई ऐसी चीज छूट ना जाए जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। मेरा मानना यह है कि समय भले ही लग जाए लेकिन नोट्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो परीक्षा के लिए उपयोगी हो और परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे जाएं, यानी कि फंसें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है और टाइपिंग वगैरह हो रही, पूरी फिनिशिंग हो रही है, करेक्शन वगैरह होता है तो फिर काफ़ी थोड़ा समय लग जाता है। चलिए खैर, हम लोग आज का ये लेक्चर पढ़ लेते हैं। तो अगली जो उद्देश्य परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो ये कहां पर है पहले जानिए इसके बारे में। ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। पहली चीज तो ये है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। पंजाब के में एक जगह है कपूरथला, ठीक है, और कपूरथला के पास में एक बैराज बनाया गया है और उस बैराज का नाम है हरिके बैराज, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा। है कहां पर? ये पंजाब में है। पंजाब का जो कपूरथला स्थान है उसके निकट इस हरिके बैराज को बनाया गया है। और ये हरिके बैराज बना कहां है? ये सतलज नदी और ब्यास नदी के मिलान बिंदु पर, जहां पर सतलज और ब्यास नदियां आकर के मिलती हैं तो वहां पर ये हरिके बैराज बनाया गया है और इसी से इंदिरा नहर निकाली गई है, ठीक है। किससे? हरिके बैराज से। तो इंदिरा जो गांधी नहर परियोजना है एक नहर है, सिंचाई प्रणाली है। आपने देखा होगा कि अपने आपके क्षेत्र में छोटी छोटी नहरें होती हैं लेकिन ये काफी बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो ये हरिके बैराज से निकाली गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों को पानी उपलब्ध करवाना, जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्यादि, ठीक है। ये पश्चिमी राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, पानी की बहुत समस्या है, बरसात नहीं होती है या सिंचाई के अन्य साधन नहीं है, तो ऐसे शुष्क जिलों में, शुष्क क्षेत्रों में पानी को पहुंचाने के लिए इस परियोजना को लाया गया था। और हरिके बैराज से ही राजस्थान फीडर नहर भी निकाली गई है जो इंदिरा गांधी नहर की जल की आपूर्ति करती है, ठीक है। यानी हरिके बैराज से एक राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है और इसी राजस्थान फीडर नहर के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर में पानी पहुंचता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जैसे जिलों में सिंचाई के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगली है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। तो आपको नाम से लग रहा होगा कि गुजरात से संबंधित है
और यह जो परियोजना है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि इस पर जो अधिकार है या बनाई गई है इसमें 4 राज्यों की संयुक्त भागीदारी है। कौन कौन से देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चारों राज्यों की परियोजना है संयुक्त रूप से। और इससे जो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है तो वो मिलता है गुजरात को। ये पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य है। क्योंकि 4 राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना है, लेकिन सर्वाधिक लाभ किसे होता है तो वो गुजरात को होता है, और सबसे कम लाभ किसे होता है वो मध्य प्रदेश को होता है। और यहाँ पर जब ये परियोजना बनाई गई तो बहुत सारे वनों की हानि हुई थी। क्योंकि मध्य प्रदेश में वन बहुत ज्यादा हैं तो काफी वन काटने पड़े थे, इसलिए मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा हानि हुई है और लाभ भी कम मिलता है, लेकिन गुजरात को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है। और आपने एक आंदोलन सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसी परियोजना का विरोध कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जो वहां की मेधा पाटेकर एक नेता है। ठीक है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो इसी परियोजना का विरोध करता है कि ये परियोजना पर्यावरण के खिलाफ है और बहुत सारे वनों को काट देती है, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अगर बाढ़ आ जाती तो आसपास के गांव और जो भी जिले हैं प्रभावित होते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी परियोजना का विरोध कर रहा है। आगे आते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख हैं, अब चूंकि नर्मदा में पानी बहुत है, काफी बड़ी नदी है। ठीक है। और तो इस पर 4 परियोजनाएं बनाई गई हैं, नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और माहेश्वर परियोजना। ठीक है। ये तीनों परियोजनाएं कहाँ की हैं, ये मध्य प्रदेश की हैं। कभी कभी राज्यों के नाम पूछ ले जाते हैं या मिलान करने को दिए जाते हैं। 4 परियोजनाएं होती हैं एक साइड और 4 राज्य होते हैं, मिलान करने को दिया जाता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो ये नर्मदा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर और माहेश्वर परियोजना तीनों मध्य प्रदेश की हैं, और सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात की है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है या बनाया जा रहा है। ठीक है। टिहरी बांध कहां पर, भागीरथी, अगर पूछा जाए कि कहां पर या किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है, तो ये भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर इसको बनाया गया है या बनाया जा रहा है। यह बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है। ठीक है। यानी कि बहुत खतरनाक जोन में है, भूकंप जोन 5 में स्थित है, इसलिए क्योंकि पूरा हिमालय ही भूकंप जोन 5 में आता है। आपको पता होना जो हमारा पूरा हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप अक्सर छोटे मोटे आते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये भूकंप जोन 5 में जो सबसे खतरनाक जोन होता है उसमें आता है। ठीक है। तो ये बांध भी, टिहरी बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बांध भूकंप जोन 5 में स्थित है, तो बताएंगे आप। टिहरी बांध कहां बना है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर इसको बनाया गया है। अंतिम है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है। केन भी नदी है, बेतवा नदी, दोनों नदियां हैं और दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है। दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं और ये दोनों मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में अपना जल प्रवाहित करती हैं, बहती हैं। यह परियोजना 2005 में प्रारंभ हुई थी और अब बनकर के ये तैयार हो गई है। और ये जो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये नदी जोड़ो परियोजना का भाग है। आपने देखा होगा कि नदी जोड़ो परियोजना, जिसको अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारी क्रांति आई, हरित क्रांति आई, पीली क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है। ऐसे ही है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति में क्या होता है, इसमें नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इससे लाभ ये होता है कि सपोज मान लो किसी नदी में जल अधिक है और साल भर रहता है, और किसी नदी में जल नहीं है, कुछ दिनों बरसात के महीनों में रहता है, बाकी गर्मियों में सर्दियों में सूख जाता है। तो अगर इन दोनों नदियों को जोड़ दिया जाए, लिंक कर दिया जाए, तो जिस नदी में ज्यादा पानी है वो कम वाले में आ जाएगा, प्रभावित होने लगेगा। इसका लाभ ये भी होता है, सपोज मान लो कोई नदी है जिसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, पानी ज्यादा है, लेकिन दूसरी नदी है वहां पर पानी कम है, तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जिस नदी में ज्यादा पानी है वो कम वाली में प्रवाहित होने लगेगा। तो एक तो वहां तो बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी, दूसरी जो नदी सूखी पड़ी है उसमें पानी चला जाएगा, जिससे कि जो भी सिंचाई या जो भी पीने के पानी का या जो भी परियोजना है तो उससे भी लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना का एक भाग है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये जो कि अमृत क्रांति के अंतर्गत आता है और ये केन बेतवा नदी को जोड़ने का काम करेगी परियोजना। ठीक है।
ऐसी 2 परियोजना और हैं। पंचेश्वर परियोजना ये नेपाल में है, भारत के सहयोग से बनाई गई है। और रानगिट परियोजना है, ये सिक्किम में है, जो कि तीस्ता नदी पर स्थित है। कई परीक्षा में पूछा जा सकता है, फैक्ट है, नोट कर लीजिए। रानगिट परियोजना सिक्किम में तीस्ता नदी पर, पंचेश्वर परियोजना नेपाल में, ये भारत के सहयोग से बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी का, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब जो भी अभी खनिज वाले, मिट्टी वाले, कुछ वनों वाले चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो आपको हम जल्दी ही पढ़ा देंगे। फिर करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का प्रारंभ। नमस्कार, धन्यवाद।